Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. I am Prerna. I am your accounts faculty, and I hope we have a good batch this time. So, hello everyone. Okay, so हम लोग accounts करेंगे. कुछ मेरी क्लास के रूल्स हैं which everyone needs to follow. पहला कि मेरी क्लास इंटरैक्टिव होगी. I want each and everyone to interact. Okay, interact in the sense मेरी भी कोशिश रहेगी कि I keep on calling your name और आप से respond करो. नहीं तो आप वैसे भी respond कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जहां आप लोग अटको वहीं रोक दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझसे एक बार पूछो, दो बार पूछो, चार बार पूछो. जहां पे डाउट क्लियर ना हो मत बढ़ने दो आगे. मैं कहीं जज नहीं करूंगा, ना मैं परेशान. ठीक है. थर्ड पॉइंट, एमसीक्यूज और होमवर्क जो भी आपका होगा, आई वांट यू टू डू इट. और उसका जो भी डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा. फोर्थ पॉइंट, आप लोग जो भी फॉर्मेट्स वगैरह बनाओगे वो प्रॉपर पेंसिल एंड स्केल से बनाओगे. उसके अलावा जैसे आप एग्जाम्स में बनाओगे तो रफ नहीं बनाना. पेंसिल एंड स्केल सब आपके पास होना चाहिए. पेंसिल, स्केल, कैलकुलेटर, पेन, एवरीथिंग एंड अ गुड नोटबुक. ठीक है. उसके अलावा लास्ट हम अपने रजिस्टर्स के लास्ट 5 to 6 पेज में एक टर्मिनोलॉजी बनाएंगे. टर्मिनोलॉजी जितनी भी टर्म्स हमारे अकाउंट्स में यूज होंगी फुल कोर्स में वो हम पीछे लिखते जाएंगे, ताकि जब भी हमें टर्म्स देखनी हो तो हमें ढूंढना ना पड़े. हम पीछे जाएं अपने रजिस्टर के और सारे टर्म्स हमें एक जगह पे कंसोलिडेटेड मिल जाए. Am I clear? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Start करें? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So we are starting with, पहले हम बेसिक कर लेते हैं. बेसिक इन द सेंस व्हाट एवरीथिंग वी हैव और क्या उसका पूरा बाइफिकेशन रहेगा. ये आपके बाइफिकेशन आपकी बुक्स में भी है. तो पहला अगर हम देखें अपना स्कोरिंग मतलब एग्जाम आपके मार्क्स के हिसाब से, तो जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, योर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग प्लस सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस. स्पेशल ट्रांजैक्शंस मतलब एनपीओ एंड ऑल, आपका बीओई, जितनी भी आपकी स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं वो आते हैं फॉर 25 मार्क्स. ठीक है. उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन में आपकी एनपीओ एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आता है आपका 40 मार्क्स का. ये आपका मैक्सिमम है 40 मार्क्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ एनपीओ एंड द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. सेल्फ बैलेंसिंग, रॉयल्टीज, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट्स, ब्रांच, ये सारा आपका 20% कवर करता है. ठीक है. बहुत छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक्स हैं, 4-5, वो आते हैं आपके 20 मार्क्स में. और रेस्ट आपका थ्योरी है. इसके अलावा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम करके कुछ है, वो आपका जाता है 14 मार्क्स में, 14 to 15 मार्क्स में. ठीक है. तो हमें जो मेन फोकस करना है और जहां पे हमें टाइम लगाना है वो लगाना है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑफ दी बोथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड दी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. ये आपकी मार्क्स का बाइफिकेशन है आपके पूरे सब्जेक्ट में. उसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि आपके पेपर में जो आपका पूरा फॉर्मेट रहता है उस पेपर में आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं. ठीक है. उसमें आपके ट्रू एंड फॉल्स भी होते हैं. ठीक है. और आपका सब्जेक्टिव होता है. कभी कभी मैथ्स भी आ जाता है. ठीक है. आपके एग्जाम्स में तो सब्जेक्टिव करना इजी है मेरे हिसाब से. सब्जेक्टिव में आप कर लोगे. जहां पे बंदा फंसता है वो फंसता है आपका ट्रू एंड फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में, क्योंकि उसमें कोई एक ही वर्ड आना है. आप कुछ घुमा फिरा तो सकते नहीं हो. या तो आपको ट्रू लिखना है या आपको फॉल्स लिखना है और आगे उसको आपको बताना है. तो इन चीजों के लिए आपको क्या चाहिए? थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. ठीक है. तो जब भी हम कुछ भी प्रैक्टिकल भी करेंगे तो हम उसका थ्योरी अच्छे से करेंगे कि हमारा ये भी साथ साथ कवर हो जाए. ये
जो हमारा प्रैक्टिकल मतलब जो हमारा एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप है वो हम क्लियर अच्छे से कर सके अटेम्प्ट, उसमें हमें कोई डाउट ना हो, ना ही कोई गलती, और हम स्कोर ज्यादा कर सके। ठीक है, तो ये आपका पूरा पैटर्न हो गया और ये आपका मार्क्स का बाइफर्केशन हो गया। अब हम करें अपना स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो आपने अपने फाउंडेशन लेवल पर भी किया है, बट हम फटाफट उसको एक बारी गो थ्रू करते हैं, क्योंकि हमारा एक चैप्टर भी है और हमें एक बारी पता भी चल जाएगा कि सब रिविजन हो जाएगी फटाफट। तो अभी हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं चैप्टर 1 of your book, that is fundamentals of accounting, fundamental of accounting, और उसका हम करेंगे बेसिक्स, पहला टॉपिक। टुडे इज 19th Jan 22। okay, so let's start। Yes, ma'am. Great। ओके, अकाउंटिंग क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? व्हाट इज अकाउंटिंग? हमारा सब्जेक्ट ही अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग होता क्या है? व्हाट इज अकाउंटिंग? मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे जर्नल जानना है कि अकाउंटिंग क्या होता है। मैम मे आई? यस बिल्कुल बेटा। मैम रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। Recording of financial transactions, good। Anyone else? Harshita, Khushbu, Khushi, nice names, Niharika and Rajat, Devansh, great। Anyone else? What is accounting? Accounting क्या होती है? Okay, अकाउंटिंग वो चीज होती है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन्स आए, ठीक है? एनीथिंग दैट इंक्लूड योर ट्रांजेक्शन इज अकाउंटिंग। अब फॉर एग्जाम्पल रेडी वाला, सबके यहाँ पर रेडी पे कोई ना कोई आपकी कॉलोनी में कुछ ना कुछ बेचने जरूर आता है, ठीक है? क्या वो जो आपको बेच रहा है या आप उससे खरीद रहे हो वो अकाउंटिंग है? इज दैट अकाउंटिंग? हाँ, No, ma'am. वो क्या कर रहा है फिर? हम कैश बेसिस पे, कैश बेसिस पे, तो क्या वो ट्रांजैक्शन नहीं है? हम ट्रांजैक्शन है मैम, बट वो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, लेकिन ट्रांजैक्शन तो है। एवरीथिंग दैट इंक्लूड्स अ ट्रांजैक्शन इज अकाउंट्स, Yeah, ma'am. एवरीथिंग। अब उसको पता है, वो सुबह सुबह वो रेडी वाला जब अपने घर से निकला, उसकी पॉकेट में 1000 रुपए थे, उसने उस 1000 रुपए का सामान लिया, दिन भर वो सामान बेचा, और जब वो घर गया तो उसके पास 2500 रुपए थे। क्या उसको पता उसका कितना प्रॉफिट है? ऑल्दो ही इज नॉट रिकॉर्डिंग इट, ऑल्दो ही इज नॉट मेंटेनिंग एनी रिकॉर्ड्स, लेकिन क्या उसको पता है कि वो 1000 रुपए घर से लेकर गया और शाम को जब घर घुसा तो उसके पास 2500 रुपए थे, तो उसका नेट प्रॉफिट कितना है? क्या वो पता कर सकता है? यस Yes, यस मैम। तो क्या वो प्रॉफिट अकाउंट्स नहीं है? क्या वो प्रॉफिट आपकी ट्रांजैक्शन नहीं है? ma'am है मैम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें लगता है खाली बिजनेसेस या सर्विसेज यही इसी में अकाउंटिंग होती है, नहीं। अब आप देखो अपनी मम्मा को, हर मंथ की बिगनिंग में उनके पास कुछ पैसे आपके पापा या जो भी उनको देते हैं, या वो खुद लेती हैं या उनको पापा देते हैं। मंथ के स्टार्टिंग में 20,000 15,000 जितने भी वो लेती हैं फॉर घर खर्च, पूरा महीना वो उसी पैसों से खर्चा करती हैं, और एंड में जितने बचते हैं वो उनकी सेविंग्स में चले जाते हैं। होता है ऐसे, सबके घरों में होता है। तो आप किसी भी दिन उनसे पूछ लो कि मम्मा आज कितना खर्चा हुआ, और अभी तक 15 दिनों में कितना खर्चा हुआ, वो आपको फट बता देंगी। 2-4 मिनट सोचेंगी फिर भी बता देंगे आसपास मेरा इतना खर्चा हो गया। क्या वो रिकॉर्ड कर रही है? नहीं। क्या वो क्लासिफिकेशन करनी है? नहीं। लेकिन मंथ के एंड में वो फिर भी सेव करनी है। ये सारी ट्रांजैक्शंस करने पे वो क्या, वो भी अकाउंटिंग करनी है बेटा, वो भी अकाउंटिंग करनी है। बिग बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, शॉप ओनर्स, जितने लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, फाइनेंस आपके मनी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग कर रहे हैं। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वो अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग सिर्फ आपका
रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग वो डेफिनेशन तक सीमित नहीं है. इट्स वेरी वास्ट, वेरी वास्ट. Every field has accounting. Somewhere or the other has accounting. Okay. So accounting is anything that includes transactions. It can be anything. Okay. अब हम आते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन पर, जो हमने बहुत अच्छे से अकाउंट्स में 11th में भी रटी थी और फाउंडेशन में भी रटी थी. वो क्या डेफिनेशन थी अकाउंटिंग की? What is accounting as per the definition? Anyone? Accounting is the art of recording, classifying, summarizing Very good. the financial statements, Very good. future reference. Very good. So accounting, it is an art. Art of what? Art of recording, classifying, summarizing in a significant manner. In what manner? In a significant manner. And in terms of money transactions, in terms of money transactions and events which are in fact at least of financial character and interpreting the results thereof, and interpreting the results thereof. ये हमारी पूरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती है और इसी पूरी डेफिनेशन में हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस और व्हाट अकाउंटिंग इज सब छुपा हुआ है. तो अकाउंटिंग क्या होती है? फर्स्ट टर्म जो हमारी आती है वो होती है अकाउंटिंग इज एन आर्ट. अकाउंटिंग एक आर्ट है. व्हाई नॉट साइंस? व्हाई आर्ट? बिकॉज आर्ट इसलिए क्योंकि इट इन्वॉल्व्स योर ओन, आपका ओन क्वांटिफिकेशन, एवरीथिंग. आपका अपना जो भी आप उसके अंदर लगा सकते हो, आपका अपना इंटरप्रिटेशन, आप अपनी नॉलेज उसके अंदर लगा सकते हो. तो दिस दैट इज व्हाई इट्स एन आर्ट. ठीक है. हर अकाउंटेंट की अपनी 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 समझ होती है. वो अपनी समझ के हिसाब से एंड फॉलोइंग दैट अकाउंटिंग, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फ्रेम करता है. ठीक है. तो दैट्स व्हाई इट इज एन आर्ट. अगर साइंस होती तो आपको सेट रूल्स, सेट पैटर्न्स पे चलना पड़ता, बट बिकॉज आपका इसमें अपना इंटरप्रिटेशन लगता है, अपनी नॉलेज लगती है, दैट्स व्हाई इट्स एन आर्ट. ठीक है. इट्स एन आर्ट ऑफ व्हाट? ऑफ रिकॉर्डिंग. आपका फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस एंड द फर्स्ट थिंग जो सबसे पहला आता है दैट इज रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आप उनको क्या करो? रिकॉर्ड करो. और रिकॉर्ड हम कहाँ करते हैं? रिकॉर्डिंग कौन सी बुक्स में होती है या कहाँ पर होती है रिकॉर्डिंग? Journal. कहाँ होती है रिकॉर्डिंग? Journal. जर्नल. In the आप books of accounts. हाँ जी, In the books of accounts. इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो जो भी आपके बिजनेस में या कहीं पर भी, आपका बिजनेस हो, आपकी शॉप हो, आप कोई काम कहीं पर एम्प्लॉयमेंट में हो, कहीं पर भी आप अगर इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजैक्शंस को, तो यू आर डूइंग अकाउंटिंग. एंड रिकॉर्डिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस. आपको जो भी करना है आप उसे क्या करना है? रिकॉर्ड करना है. आफ्टर रिकॉर्डिंग आप क्या करते हो? सारी ट्रांजैक्शंस को उनके डिफरेंट डिफरेंट हेड में क्या करते हो? क्लासिफाई. और ये कहाँ जाता है? जब क्लासिफाई करते हैं तो हम सारी ट्रांजैक्शंस को कहाँ पर डालते हैं? Ledgers. लेजर्स. वेरी गुड.
लेजर्स। आप पहले उनको एक बड़ी सी किताब में, जर्नल कह लो या कुछ भी कह लो, उसमें आप पहले क्या करते हो, रिकॉर्ड, और देन आप रिकॉर्ड करने के बाद उनको अलग अलग हेड्स में क्या करते हो, क्लासिफाई करने के बाद जब आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है अलग अलग हेड्स में, आपको पता है कौन से हेड में कितना आ रहा है, आफ्टर क्लासिफाइंग आप क्या करते हो, समराइज। क्योंकि क्लासिफाई करने से आपकी अकाउंटिंग फिनिश नहीं हो जाती जब तक आप उसको समराइज ना करो, और समराइज करते हो तो वो कहाँ जाता है, Trial balance. ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन हमारा बैलेंस शीट। तो ये तीनों चीजें आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस में स्टेप्स भी हैं और इसी सीक्वेंस में है कि आप पहले रिकॉर्ड करो, देन क्लासिफाई करो और फिर उसे समराइज करो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। वाई सिग्निफिकेंट मैनर, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ या बैलेंस शीट में समराइज करो, जस्ट लिखने से कुछ नहीं होगा। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर मतलब जिससे आप प्रेजेंट कर सको, इन दैट मैनर व्हिच इज सिग्निफिकेंट टू द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, इसीलिए लिखा गया है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। और वो सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब हो गया कि आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, देन प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन बैलेंस शीट। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी सारी जो हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा है वो क्या हो जाएगी, आपकी समराइज। किन टर्म्स में होती है अकाउंटिंग, हमेशा हमारी कौन सी टर्म्स में होती है, मॉनेटरी टर्म्स। कोई भी ऐसी चीज जो मॉनेटरी टर्म्स में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते वो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं करते हैं। जो भी चीज आप मनी में लिख सकते हो वो आप रिकॉर्ड करोगे अकाउंटिंग में, और जो आप मनी में नहीं लिख सकते वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगी। क्या कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है बिजनेस में ऐसी जो चीज जो मनी में नहीं होती लेकिन फिर भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी ऐसी चीज, एनीवन? Depreciation. हाँ जी, Depreciation. डेप्रिसिएशन हम मनी में ले आते हैं, एक्चुअल में भी होता है, मनी में। मैम ह्यूमन लेबर। ह्यूमन लेबर, वेरी गुड रजन। ह्यूमन लेबर हमारा बेस्ट एग्जांपल है जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है। उसका इफेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, हमारी वर्किंग पे बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू नहीं कर सकते। ह्यूमन लेबर हो गया, ह्यूमन आपकी पर्सनल या आपकी एम्प्लॉइज की रॉयल्टी हो गई आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप उनको मनी टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं ला सकते, इसीलिए ये सारी चीजें आपकी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती। तो एनीथिंग और एवरीथिंग व्हिच कैन बी रिकॉर्डेड इन मनी वो आपकी अकाउंटिंग में आती है, नहीं रिकॉर्ड कर सकते, नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी टर्म्स यूज हो रही है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, यहाँ पर दो वर्ड्स यूज हुए हैं। ट्रांजैक्शन कुछ भी, जो भी हम बोल रहे हैं, ये हमने खरीदा, ये बेचा, इसको हमने इतने पैसे दिए, इससे हमने इतने पैसे लिए, ये सारी चीजें क्या हैं, आपकी ट्रांजैक्शंस। जो भी बिजनेस में कर रहे हैं हमने इसको पैसा दिया, इससे पैसा लिया, इसको हमने कुछ सेल किया, इससे हमने परचेज किया, सैलरी दी, एक्सपेंस किए, ये सारे क्या हैं, आपकी ट्रांजैक्शंस। और इन सारी ट्रांजैक्शंस का जो भी रिजल्ट होता है, इन सारी ट्रांजैक्शंस का जो भी रिजल्ट होता है वो क्या होता है, आपका इवेंट। किसी भी ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या होता है, आपका इवेंट। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट आपकी टर्म यूज हो रही है वो हो रही है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर। और आप इंटरप्रेट कैसे करते हो, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट को आप इंटरप्रेट कैसे करते हो, क्या बनाते हो उसके लिए, रिपोर्ट्स। बैलेंस शीट बनाकर आप उसको इंटरप्रेट, या जो भी आपके एंड यूजर्स हैं आप उनको बैलेंस शीट नहीं दिखाते, आप उन्हें क्या दिखाते हो, रिपोर्ट्स। बोर्ड रिपोर्ट्स हो गई या जो भी आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, डिस्क्लोजर्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं, आप उस बैलेंस शीट को इंटरप्रेट कर रहे हो। उस रिपोर्ट्स में आपकी वर्ड्स में लिखा जाता है कि हमारी फर्म का इतना प्रॉफिट है तो अब हम आगे इतना कर सकते हैं, या पिछले साल से इतना ज्यादा है, 150% ज्यादा है, 100% ज्यादा है, इस साल हमारा इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, इतना लोन अभी आउटस्टैंडिंग खड़ा है, ये सारी चीजें हम वर्ड्स में लिखते हैं। तो जो भी हमारे बैलेंस शीट में खड़ा है, जो भी है बैलेंस शीट में, जब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं और वर्ड्स में लिखते हैं तो वो होता है आपका इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। तो ये जितने भी मैंने हाईलाइट करे हैं, दैट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग,
ठीक है। देन इंटरप्रेटिंग, ये सारे आपके अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स भी हैं और आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन की मेन चीज भी है, इसीलिए ये डेफिनेशन ऐसे बनाई। तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन व्हाट, इन अ वेरी सिग्निफिकेंट मैनर, और किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ मनी। किसको? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, जो क्या हो, ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, और देन आप क्या करते हो, उसको इंटरप्रेट करते हो उसके रिजल्ट्स को। ठीक है, तो यही चीज जो अभी मैंने आपको बताई, अगर हम उसको लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हमारा क्या होता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हमारी कहाँ होती है? जर्नल में। The next step is your classifying. Classifying हम कहाँ करते हैं? लेजर्स में। क्लासिफाई करने के बाद आप क्या करते हो? उसको समराइजिंग। और समराइजिंग कहाँ होती है आपकी? इन ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड योर बैलेंस शीट। समराइज करने के बाद ये सारी चीजें किसमें होनी चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी। और आप किसको रिकॉर्ड करते हो? आप रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। ठीक है, और इन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को समराइज करने के बाद आप उसको इंटरप्रेट करते हो, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। और इंटरप्रेट करने के बाद आपका लास्ट स्टेप क्या होता है, जो आपकी डेफिनेशन में नहीं है? इंटरप्रेट करने के बाद आप क्या करते हो उसको? जब आपने रिपोर्ट्स बना ली तो आप उसको क्या करते हो? एनालाइज। एनालाइज या कम्युनिकेट। अपने यूजर्स को आप क्या करते हो? कम्युनिकेटिंग दी रिजल्ट्स। और ये किसको कम्युनिकेट होता है? टू द यूजर्स। तो ये जो हमने लिखा है, ये आपके स्टेप्स भी हैं और आपकी डेफिनेशन भी है। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ डाउट? नो मैम। No, ma'am. ग्रेट। अब हम आते हैं एक डेफिनेशन लिखने पर। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन अपने मेन भी साइड पे लिख लो और अपनी टर्मिनोलॉजी में भी लिख लो। लिख ली सबने? यस। तो अपनी मेन रजिस्टर की फर्स्ट पेज पर आपका डेफिनेशन आनी चाहिए अकाउंटिंग की। आपका नेक्स्ट पेज पर अकाउंटिंग प्रोसेस, द होल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग अब हम करने जा रहे हैं। और यही अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपका टर्मिनोलॉजी की फर्स्ट डेफिनेशन होगी, व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, अब बात आती है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये वर्ड अभी हमने ऊपर भी पढ़े और अब हम यहाँ भी करेंगे। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स में क्या डिफरेंस होता है? अभी मैंने क्या बताया है, क्या होता है ट्रांजैक्शन? क्या होता है ट्रांजैक्शन? कौन बताएगा? अभी अभी डिस्कस किया हमने। मैम जो कुछ भी हम अपने एक दिन में या जो जितने दिन का रिकॉर्ड करते हैं उतने में जितने भी हम ट्रांजैक्शन बोल के या लिख के किए हों उसी को ट्रांजैक्शन। That those are transactions. तो जो भी आपका हर दिन में हो रहा है वो होती है आपकी ट्रांजैक्शंस। Can transactions be cash and credit both? Yes or no? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. आपकी ट्रांजैक्शंस बोथ क्रेडिट और कैश दोनों में हो सकती है। ठीक है, ओके। उसके बाद इवेंट्स क्या होता है? इवेंट्स का क्या बताया मैंने आपको? व्हाट आर इवेंट्स? Result of a transaction. रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अगर हम यही अपनी डेफिनेशन में लिखें कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, तो ये आपकी सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी कि ट्रांजैक्शंस होता है एनी एक्सचेंज
any exchange of goods or services for value between two or more parties, जहां पे एक से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हो उसे क्या कहते हैं, इज ट्रांजैक्शन। ठीक है, और यही आपकी थर्ड डेफिनेशन हो गई इवेंट्स। इवेंट्स क्या होती है, रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। और रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, रिजल्ट हो सकता है आपका इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंपनीज असेट, in the company's asset or liabilities is an event. Is an event. ठीक है, ये दोनों आपकी डेफिनेशन, सेकेंड एंड थर्ड डेफिनेशन हो गया आपकी टर्मिनोलॉजी वाली साइड। तो व्हाट आर ट्रांजैक्शंस, एनी एक्सचेंज, एंड व्हाट आर इवेंट्स, रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब मैं आपके लिए आपको एक इसका एग्जांपल देती हूँ और मुझे बताओगे कि इसमें ट्रांजैक्शन क्या है और इवेंट क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड है, इज अ सप्लायर ऑफ साइकिल। ए लिमिटेड इज अ सप्लायर ऑफ साइकिल। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वन साइकिल इज ₹4200। ठीक है, देन कोई बी लिमिटेड है, उसने इसकी साइकिल्स परचेज करी हैं। बी लिमिटेड परचेज्ड 20 साइकिल्स एट द रेट ₹5000 ईच। ठीक है, अब इस पूरे एग्जाम्पल में आप मुझे बताओ व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन और उस ट्रांजैक्शन का क्या इवेंट है। आई होप ऊपर सबने लिख लिया होगा। यस। ओके, अब इसमें जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है इसके अंदर ट्रांजैक्शन क्या है, पहले आप मुझे बताओगे ट्रांजैक्शन क्या है और फिर आप मुझे बताओगे इसका इवेंट क्या होगा। व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन एंड उसका इवेंट क्या है। कौन बता रहा है? कौन बता रहा है इसमें ट्रांजैक्शन कौन सी है? मैम जो सेल्स हो रही है 20 साइकिल्स की, वो ट्रांजैक्शन है। वेरी गुड। यस मैम। तो ट्रांजैक्शन क्या है आपकी? सेल ऑफ 20 साइकिल्स। अब इसका इवेंट क्या है? व्हाट इज इवेंट? जी सॉरी Profit. प्रॉफिट आपका इवेंट है। और कुछ इवेंट हो रहा है, असेट या लायबिलिटी कुछ बढ़ रही है? अगर आप इसकी जर्नल एंट्री बनाओ तो आपका असेट या लायबिलिटी कुछ हो रहा है? यस मैम, असेट्स इंक्रीज हो रही है। यस मैम। एसेट कहाँ से इंक्रीज हो रहा है? Asset मैम कैसे अगर increase कैश हो में रहा है? सेल कर रहे तो कैश इंक्रीज हो रहा है या तो क्रेडिट। तो इवेंट आपका एक तो हो गया असेट इंक्रीज हो रहा है, कैश या बैंक इंक्रीज हो रहा है। दूसरा इवेंट क्या है? इवेंट हमारे हमेशा दो होते हैं। एक चीज अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है दोनों भी इंक्रीज हो रहा हो, असेट इंक्रीज हो रहा हो। तो इवेंट हमेशा हमारे दो होते हैं, तभी हमारी अकाउंटिंग को डुअल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। हमारी अकाउंटिंग को डुअल एंट्री सिस्टम किस लिए बोला जाता है? क्योंकि आप जो भी ट्रांजैक्शन करो उसके हमेशा दो रिजल्ट्स होते हैं। इस पूरी ट्रांजैक्शन में आपके दो रिजल्ट्स क्या हैं?
दो रिजल्ट्स आपके क्या है, एक तो आपका स्टॉक कम हो रहा है और दूसरा आपका बैंक या कैश बढ़ रहा है। हो रहे हैं दो रिजल्ट्स, बैंक कैश बढ़ रहा है, नहीं तो अगर क्रेडिट पे बेचा है तो डेटर बढ़ रहा है। ठीक है, कोई भी हमेशा ध्यान रखो, कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर हमेशा आपके दो रिजल्ट्स होंगे, हमेशा दो इवेंट्स हमेशा होंगे, तभी हमारी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डुअल एंट्री सिस्टम होती है। डुअल एंट्री सिस्टम मतलब हमेशा उसका डबल इफेक्ट होता है। ठीक है, डुअल अकाउंटिंग सिस्टम किस लिए होती है, क्योंकि हमारा हमेशा हर एक ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट होता है। ठीक है, ओके, एक मिनट, अगर मुझे कहीं यहाँ पे ट्रांजैक्शन मिल जाए तो हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं। एक मिनट। अभी नहीं, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। ठीक है, आप लोगों को जर्नल एंट्रीज बनानी है, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज। ठीक, आपको जर्नलाइज करना और साथ साथ में इसका इवेंट बताना है। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस एंड टेल द इवेंट, ये हमारा क्वेश्चन है और आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। ठीक है, we have 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स, तो 7 ही ट्रांजैक्शंस होंगे। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन X commences business with cash. I'm starting with देवांश। देवांश, इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? X commences business with cash of rupees 20,000. इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? देवांश, यस मैम। इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी बेटा? मैम कैश टू कैपिटल। कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। इसमें इवेंट बताओ, इवेंट क्या हुआ? मैम एक तो हमारे बिजनेस में कैश आया है, जिस मतलब कैपिटल लगा हुआ है मेरे बिजनेस में उस कैश से, और दूसरा इवेंट क्या हुआ हमारा? इवेंट आप मुझे ऐसे बताओगे कि हमारा असेट बढ़ गया और क्या बढ़ी साथ में हमारी? लायबिलिटी बढ़ी। लायबिलिटी बढ़ी या कैपिटल? हमारा कैपिटल या लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, ये हुआ हमारी इवेंट। आप देख रहे हो दो इवेंट्स हुए। ठीक है, नेक्स्ट इज हर्षिता। हर्षिता, बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी he X received check from Y of rupees 600. Y से हमें 600 का चेक रिसीव हुआ, इसकी क्या एंट्री होगी हर्षिता? बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई's अकाउंट। बैंक टू Y, वेरी गुड। 600, इवेंट क्या हुआ इसके अंदर? व्हाट इज द इवेंट हियर? Asset increases. Asset increases and Y being a creditor, क्या डिक्रीज हो गई हमारी? लायबिलिटी। Liabilities decreases, ये हमारा क्या है? इवेंट। मैं जो आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, आप लोगों को इससे क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज एन इवेंट और क्या ट्रांजैक्शन है? Yes, ma'am. यस, ओके। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन X purchases goods from A for rupees 1500. नेक्स्ट इज खुशबू। खुशबू, क्या एंट्री होगी बेटा?
मैम परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। परचेजेस टू ए। और हमारा इवेंट क्या हुआ खुशबू? मैम परचेज हुई है तो हमारे एसेट्स बढ़ गए। स्टॉक बढ़ गया, वेरी गुड। स्टॉक कह लो या असेट कह लो, बढ़ गया। और क्या बढ़ा हमारा? और सेकंड इवेंट क्या हुआ खुशबू? मैम परचेजेस के बदले कैश गया है तो कैश तो गया ही नहीं। मैम हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है इससे। हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए तो इससे हमारी क्या बढ़ी? लाइबिलिटी बढ़ गई। फोर्थ पॉइंट खुशबू के बाद खुशी, बी प्रिपेयर बेटा। एक सेल, हाँ जी मैम सेकंड वाले में लायबिलिटी डिक्रीज कैसे हुई? आप बताओ क्या हुआ फिर? कौन है ये? हर्षिता। हर्षिता। उसमें तो हमें पता ही नहीं है, सिर्फ चेक रिसीव हुआ है। आई एम मतलब मैंने ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया कि वाई बीइंग अ क्रेडिटर, हमने उसको जब हमने उससे चेक रिसीव करा वाई बीइंग अ डेटर, तो हमारा यहाँ पर क्या कम हुआ? मैंने वाई को डेटर किया है। जब वाई को हमने डेटर लिया तो हमारा असेट ही डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब ठीक है। यस मैम। एक सेल्स गुड्स टू बी लिमिटेड फॉर ₹2000। नेक्स्ट वाज खुशी। खुशी क्या एंट्री होगी बेटा इसकी? मैम एक्स अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। हाँ जी, एक्स अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। सेल्स गुड्स टू बी लिमिटेड, गुड्स भेजे हैं बेटा। बी टू सेल्स। B2 सेल्स। क्या बढ़ा क्या कम हुआ? मैम स्टॉक कम हो गया। स्टॉक कम हो गया। और क्या बढ़ गया? ठीक है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रजत प्रिपेयर्ड? नहीं, निहारिका, सॉरी रजत, निहारिका प्रिपेयर्ड बेटा? Yes, ma'am. कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, क्या एंट्री होगी बेबी इसकी? कैश डिपॉजिटेड Bank account debit to cash. बैंक टू कैश। बैंक टू कैश। क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है? निहारिका क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है? बैंक इंक्रीज हो रहा है, हाँ, असेट ही इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैश कम हो रहा है, लायबिलिटी एसेट असेट कम हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, असेट ही डिक्रीज हो रहा है, राइट? नेक्स्ट रजत प्रिपेयर बेटा। कैश सेल्स मेड, क्या एंट्री होगी इसकी रजत? मैम कैश टू सेल्स। कैश टू सेल्स, क्या बढ़ा क्या कम हुआ? व्हाट इज द इवेंट? मैम असेट बढ़ा है और असेट ही कम हुआ है। वेरी गुड। रमन, रमन प्लीज बेटा। मैम कैश परचेजेस मेड, परचेजेस टू कैश। कैश, क्या बढ़ा क्या कम हुआ? एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज। वेरी गुड। तो अभी हमने 7 ऐसी ट्रांजैक्शंस करी और उन सबका इवेंट आपने देखा 2 थे, है ना?
हर ट्रांजेक्शन का जो मेरा पॉइंट था कि हर ट्रांजेक्शन के 2 इवेंट्स होते हैं, इसीलिए हमारी अकाउंटिंग को डुअल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। आई गेस अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि why our system of accounting is known as a double entry system of accounting, और what are transactions, transactions क्या होती हैं, and what is an event। क्लियर एकदम? किसी को कोई डाउट? अब आगे आएगा कि क्या इवेंट होता है और क्या ट्रांजेक्शन होती है हमारी। हाँ जी, यस मैम। एकदम क्लियर? कोई डाउट नहीं? यस हाँ। मैम क्लियर है। अब हमने जितने भी ये इवेंट्स बनाए, या तो हमारी असेट आता है, या हमारा लायबिलिटी होता है, या कैपिटल। अभी हमने 3 वर्ड्स देखे, असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। उसके अलावा पूरी अकाउंटिंग जो है, उसके अलावा हमारी पूरी अकाउंटिंग 5 टर्म्स में बेस करती है, पूरी अकाउंटिंग। और वो 5 टर्म्स हमारी क्या है? असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो अकाउंटिंग में, कोई भी ट्रांजैक्शन, वो इन 5 हेड्स में से किसी ना किसी 1 या 2 हेड्स में जरूर आएगी, इन्हीं 5 में से आएगी। और यही 5 जो है आपके, वो क्लासिफिकेशन की मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, जो हम सेकेंड स्टेप में क्लासिफिकेशन करते हैं वो इन्हीं 5 हेड्स में करते हैं। आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, या तो वो इन्हीं 5 हेड्स में से कहीं ना कहीं जरूर जाएगी। जब भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करोगे आफ्टर रिकॉर्डिंग, तो इन्हीं हेड्स में जाएगी। और यही हेड्स जो है वो हमारे मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि आपके कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप क्लासिफाई करोगे तो वो आप इन्हीं 5 हेड्स में करोगे। ठीक है, अब इन्हीं 5 हेड्स को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एन असेट। कौन बताएगा असेट क्या होता है? व्हाट इज एन असेट? Resources owned by business. Assets owned by business. Okay. Anyone else? What is an asset? Asset क्या होते हैं? जब भी आप वर्ड असेट सुनो या कोई भी ट्रांजैक्शन में आपको डाउट हो कि ये असेट में क्लासिफाई होगा या कहीं पर भी क्लासिफाई होगा, तो हमेशा असेट आपका किस एक वर्ड से रिलेट कर लो, हमेशा बेनिफिट अवेलेबल इन फ्यूचर। बेनिफिट अवेलेबल इन फ्यूचर। असेट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक चीज होती है जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है। ठीक है, एनीथिंग जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में भी मिले, वो आपकी कंपनी के लिए एक असेट है। ठीक है, वो आपकी कंपनी के लिए क्या है? एक असेट है। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या एग्जाम्पल है? व्हाट इज एन असेट? क्या क्या होते हैं आपके असेट? कौन देगा मुझे असेट का एग्जाम्पल? असेट कौन कौन से होते हैं? मशीनरी, प्लांट और लैंड और बिल्डिंग्स वगैरह एंड कंप्यूटर्स। फर्नीचर, इंजिबल एसेट्स अपने बिल्स, कॉपीराइट वगैरह होते हैं। कॉपीराइट, वेरी गुड, ट्रेडमार्क। ठीक है, अब इन सब में क्या चीज कॉमन है? जो मैंने ऊपर लिखा वो ही चीज इन सब में कॉमन है। इनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में भी मिलेगा। तो बीइंग अकाउंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, आप हमेशा ये बात ध्यान रखो, कोई भी चीज जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिल रहा है या मिलेगा,
वो आपकी कंपनी के लिए असेट है। हमें पता है जब भी हम असेट वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, मशीनरी, प्लांट, लैंड, फर्नीचर, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, यही सब आता है। लेकिन हमारा असेट कोई भी आपका प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है, हमारा असेट कोई भी आपका प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है, हमारा असेट आपके डेटर्स भी होते हैं। वाई? कभी सोचा? हमने पढ़ा है कि ये सब हमारे असेट्स होते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा इतने डिटेल में जाके क्यों होते हैं। क्योंकि इनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। डेटर से आपको पैसा फ्यूचर में मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपके पड़े हैं, कभी ना कभी फ्यूचर में, इस साल नहीं दिए, अगले साल फ्यूचर, अगले साल आपका फ्यूचर है, फ्यूचर में आपको वो पैसा उन डेटर से मिल जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस आपने अभी तो पे कर दिया, लेकिन उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिल जाएगा, आपको बाद में नहीं पे करना पड़ेगा, इसीलिए दिस इज योर असेट। तो एवरी टाइम यू हर्ड द वर्ड असेट, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या क्लिक करना चाहिए? बेनिफिट अवेलेबल इन फ्यूचर। और कोई भी, मैं कह रही हूँ कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए, सिर्फ आप अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना कि इसका बेनिफिट हमें अभी मिल रहा है कि फ्यूचर में मिलेगा, तो आप बहुत इजीली उसको बाइफरकेट करोगे, कुछ रटना नहीं पड़ेगा, कोई चीजें रटनी नहीं पड़ेगी, रटना नहीं है अकाउंट्स। समझो कि असेट हमारा वो होता है जो बेनिफिट अवेलेबल इन फ्यूचर। बस कोई भी चीज आपके सामने आ जाए, फट पता चल जाना चाहिए कि भैया इसका बेनिफिट अभी मिला है, बाद में मिलेगा, बाद में मिलेगा तो ये हमारा असेट है, असेट में जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो व्हाट इज एन असेट? असेट इज एवरीथिंग जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेट्स वी हैव? कौन कौन से टाइप के असेट्स होते हैं हमारे? तो जो आपको टर्मिनोलॉजी में लिखना है वो खाली यही लिखना है, एसेट इज बेनिफिट अवेलेबल इन फ्यूचर, ठीक है। एसेट इज व्हाट? बेनिफिट अवेलेबल इन फ्यूचर। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ असेट्स। कौन कौन से टाइप के असेट्स होते हैं? Current assets and non-current assets. करंट असेट्स एंड फिक्स्ड असेट्स या नॉन करंट असेट्स। और ये होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग। tangible, intangible. वेरी गुड। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, कितने टाइम के लिए आपके पास है उसके हिसाब से ये बाइफरकेट होता है ऑन द करंट, ऑन द बेसिस ऑफ करंट असेट एंड फिक्स्ड असेट। उसके बाद होता है आपका टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। व्हाट इज टैंजिबल असेट? Which can be Which can be touched. touch and see. Okay, and what are intangible assets? For example, Goodwill. Goodwill, copyright. goodwill, copyright. Very good. तो ये कौन से बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ टच एंड फील। उसके अलावा कौन से होते हैं हमारे? एक और टाइप के होते हैं मूवेबल, Movable, immovable. immovable. For example, मैम मूवेबल कौन से होते हैं आपके? मैम मशीनरी या वेरी गुड, फर्नीचर, ठीक है। यस एंड व्हाट आर इमूवेबल असेट्स? लैंड एंड बिल्डिंग. तो ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट। ये हमारे 6 टाइप के असेट्स होते हैं। करंट assets and fixed assets की period of holding, if you are holding it for 6 months or 1 year, that is a current asset, or more than 1 year, it's a fixed asset, ठीक है। tangible and intangible, tangible which can be touched, machinery, plant, land is a tangible asset. Intangible assets are those which cannot be touched or feel, that is copyright, trademark, goodwill, ठीक है। next, movable assets and immovable assets. Movable which can be moved, that is your furniture or machinery which can be easily moved, and immovable assets which cannot, जैसे building and land, ठीक है। तो ये 6 type of assets होते हैं depending upon the different types of bases, ठीक है। इनमें अभी तक जितना करा उसमें कोई डाउट या आगे बढ़े नेक्स्ट टर्म पर? यस मैम. Yes, ma'am. गुड।
आई होप आप लोग साथ साथ कुछ राइट भी कर रहे होगे। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है लायबिलिटी। असेट्स के बाद हमारी टर्म आती है लायबिलिटी। व्हाट इज लायबिलिटी? सॉरी, लायबिलिटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दे दो लायबिलिटी का। मैम आउटसाइडर पेड करनी होती है। आउटसाइडर को पे मैम करनी है। लायबिलिटी हमारे ऊपर एक बर्डन होती है जिसे हमें पे करना होता है आज या कल में, जब भी करना हो। वेरी गुड, बर्डन होता है। वेरी गुड। और एनीवन? निहारिका बोलो, कोई बात नहीं। बिजनेस के लिए जो ओ करना, जो बिजनेस ओ करता है। जो बिजनेस ओ करता है। वेरी गुड। इन सब के लिए मैं क्या वर्ड यूज करती हूँ? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। जब भी लायबिलिटी वर्ड सुनो तो कौन सा वर्ड दिमाग में आना चाहिए? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। यू आर ऑब्लिगेटेड टू पे फाइनेंशियली टू समवन। ठीक है, आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है तो वो आपकी क्या है? लायबिलिटी। एनीथिंग जिसकी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है टू पे फाइनेंशियली टू दैट पर्सन, वो बंदा हमारा क्या है? हमारे लिए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी वर्ड को आपको किससे रिलेट करना है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, हम इसको और थोड़ा सिंपल में लिखें तो जिसका अमाउंट येट टू बी पेड। और निहारिका ने जो बोला, ओड बाय कंपनी, owed by the owed by an organization. ठीक है, बट जो आपको मेन जिससे कोरिलेट करना है वो क्या है? आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो liabilities are what? Liability is the financial obligation of the company. Now, types of liabilities. और इसका एग्जाम्पल बताओ मुझे। लायबिलिटी का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं आपके? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। वो टाइप हो गए। ठीक है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आर दी टाइप्स। मैं आपसे नॉर्मल लायबिलिटी के एग्जांपल्स पूछ रहा हूँ। Creditors, bank loan. वेरी गुड। क्रेडिटर्स, बैंक लोन। वेरी गुड। अब आती है हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म। ये किस पे हमारी डिपेंड करती है? ये किस बेसिस पे होती है? टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसके अलावा कोई और बाइफर्केशन होती है लायबिलिटी की? करेंट, नॉन करेंट। वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सेम। करंट, करंट और नॉन करंट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ओनली। ठीक है, उसके अलावा होती है हमारी इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। एनी एग्जांपल ऑफ इंटरनल लायबिलिटी? कैपिटल। वेरी गुड, वेरी गुड। इन एक्सटर्नल लायबिलिटी? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। बैकलॉग। वेरी गुड। तो इंटरनल जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली है, ठीक है। एक्सटर्नल जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, बाहर किसी बंदे को देना है। अब इंटरनल इज कैपिटल, कैन बी कैपिटल। उसके अलावा इंटरनल लायबिलिटी कैन बी आपका आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉइज की आउटस्टैंडिंग सैलरी इज योर इंटरनल लायबिलिटी। एंड एक्सटर्नल हो गए आपके क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ये सारी क्या है? आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, तो दो टाइप हम लायबिलिटीज को ऐसे दो बेसिस पे बाइफरकेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कि अगर ज्यादा टाइम पीरियड के लिए है, बैंक लोन 4-5 इयर्स का है तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, और क्रेडिटर्स अगर 4-5 मंथ्स के लिए है तो वो क्या है? आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। उसके अलावा इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल अगर ऑर्गेनाइजेशन के विद इन है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनल लायबिलिटी, एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी।
तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लाइबिलिटी भी डन। नेक्स्ट लिख लिया सबने, पढ़े आगे। यस मैम। Yes, ma'am. बोरिंग हो रहा है आज का क्लास थ्योरी के चक्कर में कि थोड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है? अच्छा चल रहा है अच्छा चल रहा है, बोरिंग बोरिंग हो रहा है? मैम, No. थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा अभी 1-2 दिन थ्योरी चलेगा, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमें बेसिक करना पड़ेगा ना। उसके बाद आते हैं हम कैपिटल में। बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग ओनली, है ना। थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो, विल बी इंटरेस्टिंग आल्सो। तो अब कैपिटल क्या होता है? व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल क्या होता है? Amount invested in business. हम जो कुछ भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स ऑल कैपिटल। वेरी गुड। तो कैपिटल वर्ड के लिए जो हम यूज करते हैं फ्रेज, वो होता है आपका ओनर का ओन फंड, ओनर्स ओन फंड इन ओन बिजनेस। किसी भी ओनर का अपना फंड अपने बिजनेस में इज कैपिटल। ठीक है, जब भी कैपिटल आता है तो कैपिटल के लिए जो फ्रेज हम ध्यान में रखते हैं या जो कैपिटल को डिफाइन करता है वो होता है ओनर का अपना फंड अपने बिजनेस में। तो ओनर्स ओन फंड इन ओन बिजनेस। ठीक है, कैपिटल के लिए जो हम और वर्ड्स यूज करते हैं वो क्या क्या होते हैं आपकी? नेटवर्थ, इक्विटी, और क्या वर्ड्स यूज करते हैं हम कैपिटल के लिए? कैपिटल के लिए हम और क्या वर्ड्स यूज करते हैं? रश, कैपिटल, नेटवर्थ, इक्विटी या फिर ओनर्स इक्विटी। ये हमारे सिनोनिम्स होते हैं टू द वर्ड कैपिटल। और कैपिटल के लिए जो हम डेफिनेशन या फ्रेज यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ओनर्स ओन फंड इन ओन बिजनेस। ठीक है, कैपिटल आपका ओनर कभी भी क्लेम कर सकता है, कैन क्लेम एनी टाइम। ठीक है, वो आपकी फर्स्ट लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी, जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है और अपना पैसा लगाता है। और कैपिटल ही मेन बेसिक होता है सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का। एक आपका कॉन्सेप्ट होता है इन अकाउंटिंग, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि बिजनेस और जो बिजनेसमैन है दे आर टू सेपरेट पर्सन्स। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कैपिटल। ठीक है, बीइंग कैपिटल द लायबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए ही हमारा बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट इंडिविजुअल्स या टू सेपरेट एंटिटीज, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके अलावा इट कैन क्लेम एनी टाइम, और ये आपके सिनोनिम्स होते हैं। तो दिस इज योर कैपिटल। ओके, डन। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आए। नेक्स्ट डेफिनेशन होती है आपकी एक्सपेंस। व्हाट इज एक्सपेंस? फटाफट बताओ, एक्सपेंस क्या होता है भाई? एक्सपेंस का एग्जांपल या व्हाट इज एन एक्सपेंस? Salary. हाँ जी, Amount incurred, like on salaries. is an expense. Okay, salary is the best example of expense. But why salary is an expense? Why? जब भी हम वर्ड एक्सपेंस सुनते हैं तो हमें क्या रिलेट करना है उसके साथ? हमें रिलेट करना है वैल्यू या बेनिफिट ऑलरेडी टेकन। ऑलरेडी टेकन,
किसी भी चीज का अगर आपने बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया है तो वो क्या है, आपका एक्सपेंस। ठीक है, व्हाट इज एन एक्सपेंस? एक्सपेंस इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग जिसका वैल्यू, जिसका बेनिफिट आपने ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, बेनिफिट ऑलरेडी टेकन इज एन एक्सपेंस। और फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरीज, आप सैलरीज कब पे करते हो? मंथ की स्टार्टिंग में। ऑर्गेनाइजेशंस कब पे करती है? मंथ की स्टार्टिंग में कि मंथ के एंड में? एंड एंड में। फेब की सैलरी कब मिलती है? मार्च स्टार्टिंग में। फेब मंथ की सैलरी आपको कब मिलती है? मार्च में। ऐसे ही होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। यस मैम। तो पूरा फेब मंथ आपने क्या किया, उसका बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, और फिर आपने मार्च में उसकी सैलरी दे दी। तो दैट्स व्हाई इट्स एन एक्सपेंस। हमें पता है सैलरी एक्सपेंस है, हमें पता है एक्सपेंस क्या होते हैं, हम एग्जाम्पल दे देंगे बहुत आराम से। सारी चीजें एक्सपेंस है, हमें पता है, लेकिन क्यों है? क्योंकि उनका बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हो, या आने वाले 1-2 महीने में ले लोगे। बहुत लंबा नहीं आप उसको लेकर बैठने वाले। स्टेशनरी, प्रिंटिंग, टेलीग्राम, इन सब, ये पोस्टेज हो गया, ये सारे क्या है आपके एक्सपेंस। हमें पता है, हमने पढ़े हैं। जब भी हम पीएनएल बनाते हैं सारे एक्सपेंसेस आते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्यों आते हैं? व्हाई? किस लिए आते हैं? क्योंकि इन सबका बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हो। क्यों आपके कुछ एक्सपेंस असेट में चले जाते हैं, क्यों आपके कुछ एक्सपेंस लायबिलिटीज में चले जाते हैं, उसका भी रीजन है। अगर मैं इसी एक्सपेंस में जाऊं और मैं कहूं कि फेब का मैंने सैलरी मार्च में भी नहीं दी, मैंने जाके सैलरी दी है मई में, तो जब मैं 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाऊंगी तो फेब और मार्च की सैलरी मेरे लिए क्या होगी? फेब और मार्च की सैलरी 31 मार्च को मेरे अकाउंट्स में कहां जाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी में। क्यों जाती है? क्योंकि अभी कैश पेमेंट हुआ नहीं है, बकाया है उसकी पेमेंट सैलरी की। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, क्योंकि हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है टू पे, दैट्स व्हाई ये क्या है? एक लायबिलिटी। अब चारों वर्ड्स को कोरिलेट करो, चारों वर्ड्स को क्या करो? कोरिलेट कर दो। कि एक तो भैया जो भी हमने बेनिफिट जिसका ले लिया, जिसका भी बेनिफिट हमने ले लिया, वो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वो एक एक्सपेंस। अगर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मार्च में हमारे ऊपर है तो वो हमारी क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है, दैट्स व्हाई आउटस्टैंडिंग सैलरी इज योर लायबिलिटी, नॉट एन एक्सपेंस। ठीक है, और मैं अगर कहूं कि फेब की सैलरी मैंने जनवरी में ही दे दी, जैन में ही मैंने फेब और मार्च दोनों की सैलरी दे दी, और ये मेरी एडवांस सैलरी है, तो एडवांस सैलरी मेरे लिए क्या होती है? मेरा व्हाट इज एन एडवांस सैलरी? असेट और लायबिलिटी? मैम एसेट। Asset बाय असेट। prepaid. मैम बिकॉज हम इसका कोई बेनिफिट अभी नहीं, मतलब वो अपना काम नहीं दिया और एडवांस में सैलरी हमें मिल चुका है। तो अभी बेनिफिट येट टू बी टेकन या बेनिफिट अवेलेबल इन फ्यूचर है ना, तभी ये हमारा असेट होता है। Why outstanding expense is a liability? Why advance expense is an asset? और हम क्यों एक्सपेंस को एक्सपेंस में लेते हैं, ये तीनों के भी पीछे एक रीजन होता है। हमने पढ़ा है, हमें सब पता है, लेकिन क्यों? कभी सोचा नहीं, टाइम नहीं मिला, ये रीजन होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज योर लायबिलिटी बिकॉज अभी आपके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है टू पे, आपने उसका बेनिफिट ले लिया, लेकिन यू आर फाइनेंशियली ऑब्लिगेटेड टू पे हिम, इसलिए वो एक लायबिलिटी है। व्हाई एडवांस सैलरी इज एन असेट? बिकॉज आपने अभी उसका बेनिफिट फ्यूचर में लेना है, बेनिफिट इज येट टू बी टेकन।
तो बेनिफिट विल बी अवेलेबल इन फ्यूचर, दैट्स व्हाई इट्स एन असेट। और फेब की सैलरी आपने मार्च में एज एन एक्सपेंस किस लिए क्लेम कर ली? क्योंकि आप उसका बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हो। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कभी सोचा था ये सारी बातें? पूरा फाउंडेशन क्लियर हो गया? वाई? कुछ नया सीखा आज अभी? Yes. है ना? यस मैम। तो हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं वाई होता है, और जब आप क्यूरियस होगे वाई, तो आपको पढ़ने में और मजा आएगा। वाई। तो अभी हमने 4 डेफिनेशंस करी, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल एंड एक्सपेंस। ठीक है? और इन सब के लिए हमने एक फ्रेज अपने दिमाग में बिठा लिया। whenever we heard asset, हमें benefit yet to be taken या benefit available in future, liability financial obligation, expense benefit already taken, capital owner's own fund। आपको इन चारों वर्ड्स को ऐसे ही कोरिलेट करना है, और कोई भी चीज, कोई भी हेड आपके सामने आ जाए, आप उसको ऐसे अगर बाइफरकेट करोगे तो बहुत इजीली बाइफरकेट हो जाएगा। ठीक है? अब हमारा लास्ट क्या रह गया? लास्ट हमारी डेफिनेशन किसकी रह गई, या लास्ट जो वर्ड जिसके ऊपर हमारी अकाउंटिंग डिपेंड करती है, वो है हमारी इनकम। लास्ट वर्ड हमारा क्या है? इनकम। इनकम क्या होती है? एग्जाम्पल ऑफ इनकम। इनकम क्या होती है भाई? मैम जो डेली ऑपरेशन से हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। वेरी गुड। डेली ऑपरेशन से जो भी हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, वो हमारी इनकम होती है। तो कोई भी सर्विसेज, इफ सर्विसेज रेंडर हो गई, हैज बीन रेंडर्ड, सर्विसेज क्या होती हैं? हमेशा रेंडर्ड होती है। ये वर्ड्स कुछ आपके अकाउंट्स की वोकैबुलरी के यूज होते हैं कि सर्विसेज हमेशा रेंडर होती हैं, और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? आपके सेल होते हैं, और प्रोडक्ट्स हैज बीन सोल्ड। सर्विसेज आपने रेंडर कर दी और प्रोडक्ट्स आपने सोल्ड कर दिए, तो इनकम हैज बीन अर्न्ड। वेदर और नॉट आपको पैसा मिला या नहीं मिला, आपने अगर सर्विसेज दे दी और प्रोडक्ट्स या बेच दिए, तो आपको इनकम हो गई। इनकम हैज बीन अर्न्ड। यही होती है आपकी इनकम की डेफिनेशन। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, या तो आप सर्विसेज में होगे, गुड्स में होगे, या सर्विसेज में होगे, है ना? तो अगर आप गुड्स बेच रहे हो, गुड्स सोल्ड हो रहे हैं, या सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हो, सर्विसेज रेंडर हो रही है, और आपको चाहे पैसा मिला है चाहे नहीं मिला है, पर आपकी इनकम वो हो गई। इनकम हैज बीन अर्न्ड। ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? सेल्स, है ना? कोई भी चीज का आप सेल्स कर रहे हो तो वो, या फिर सर्विसेज में क्या वर्ड यूज होता है आपको जो मिलती है? रिसीट्स फ्रॉम सर्विसेज। आपको अपनी मेन स्ट्रीम से जो भी बेचकर मिल रहा है कुछ, या आपकी सर्विसेज रेंडर करने से, वो आपकी इनकम होती है। ठीक है? तो ये 5 टर्म्स पे आपकी पूरी अकाउंटिंग डिपेंड करती है, और आपका मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग होता है वो पूरा इन्हीं 5 टर्म्स पर है। ठीक है? अब मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, मॉडर्न अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। अब आपकी अकाउंटिंग में 2 अप्रोचेस होती है। एक होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक होती है आपकी मॉडर्न अप्रोच। अप्रोचेस फॉर क्लासिफिकेशन। मैं आपको कह रही हूँ बार बार कि मॉडर्न अप्रोच में जो हमारे जितने भी हेड्स होते हैं वो इन 5 में ही क्लासिफाई होते हैं: असेट,
लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। इन पांचों में से कहीं ना कहीं हमारा जो भी हेड होगा वो इन पांचों में डिवाइड हो जाएगा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि पहले या जो हमारे बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं उसमें हमारे 3 तरह के अकाउंट्स होते थे। 3 तरह में हम किसी भी हेड में या किसी भी अकाउंटिंग के हेड को हम क्लासिफाई करते थे, वो 3 क्या होते थे? और वही हमारे 3 रूल्स, बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी होते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो वो 3 पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। वेरी गुड। रियल, पर्सनल, नॉमिनल एंड पर्सनल। वेरी गुड। ये होती थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। अब एसेट होता है, लेकिन जब हमने पढ़ा था या हम पढ़ते आ रहे हैं वो रियल, नॉमिनल या पर्सनल में होता है। अब रियल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स आते हैं आपके? assets, असेट्स। वेरी गुड। रियल में कौन से आते हैं आपके? असेट्स। नॉमिनल में कौन से आते हैं? income and expenses, वेरी गुड। इनकम एंड एक्सपेंसेस। एंड पर्सनल में एनीथिंग, किसी का भी नाम आ रहा है, एबीसी लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, मिस्टर वाई, वो जो भी पर्सन किसी बंदे से रिलेटेड है, इंडिविजुअल से रिलेटेड है या बिजनेस एंटिटी है, वो सारी आपकी पर्सनल में आती थी। ठीक है, अब मुझे इन तीनों के रूल कौन बताएगा? रियल का क्या रूल होता था? debit what comes in, credit what goes out. वेरी गुड। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का कौन बताएगा भाई? debit all expenses, credit all income, Debit all expenses, credit all incomes and gains. Very good. Personal का? debit the receiver, credit the giver, Debit the receiver, credit the giver. यही होते थे, सबको याद है? यही होते थे या कुछ और होते थे भाई? कोई और किसी का है? हाँ मैम यही होते थे। यही होते थे ना? तो ये तीनों हमारे रूल्स, बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इन्हीं 3 बेसिस पर आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग डिपेंड करती है। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको डाउट हो कि क्या चीज डेबिट होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी, सबसे पहले उसकी जर्नल एंट्री बना लो डिपेंडिंग अपॉन दी रूल्स। आप उसको क्लासिफाई करो कि वो रियल है या नॉमिनल या पर्सनल। आफ्टर क्लासिफाइंग, आप जैसे ही उसका रूल बोलोगे, आप उस एंट्री को फटाक से लिख लोगे बिना कुछ सोचे समझे। आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, बिना कुछ सोचे समझे आप उसकी एंट्री लिखोगे और आप अपनी लेजर्स में पोस्ट कर सकते हो। इट्स दैट सिंपल। कोई भी मुश्किल से मुश्किल एंट्री आ जाए, आप उसके अंदर जो जो आ रही है उसको अगर आप इन अकाउंट्स में बाइफरकेट करके उसका रूल देखोगे या उसके बेसिक रूल पढ़ोगे, वैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बन जाएगी और इजीली वो लेजर्स में पोस्ट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं रटना, कुछ भी रटने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ये जो 2 होते हैं, ये होते हैं आपके अप्रोचेस ऑफ क्लासिफिकेशन। दैट फर्स्ट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड नेक्स्ट इज योर मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में आप हर एसेट, हर हेड को इन 5 हेड्स में डिवाइड कर देते हो। ठीक है, अब मैं वापस उस पर चलती हूँ अपनी, जो मैंने आपको 5 और 7 ट्रांजेक्शन्स करवाई थी, और उन ट्रांजैक्शंस को अब हम ऐसे बाइफरकेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमने सही एंट्रीज पास करी है कि नहीं करी है। एक्स कमेंसेस बिजनेस विद कैश। कैश हमारा क्या होता है, कौन सा अकाउंट होता है? रियल, नॉमिनल की पर्सनल? रियल, रियल का क्या रूल होता है हमारा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट Credit व्हाट what goes out. What's coming debit, what goes. Debit what comes in, credit what goes out.
कैश क्या हो रहा है, आ रहा है आपके पास, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हर चीज, बिजनेस में कैश आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, कैश को हम डेबिट कर रहे हैं, डेबिट द कैश, क्रेडिट द कैपिटल। क्लियर, एकदम रूल हमारा फिट बैठ रहा और हमने एंट्री भी ऐसे ही करी है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल रियल और हमने इसमें एंट्री करी डेबिट व्हाट कम्स इन। नेक्स्ट एंट्री, एक्स रिसीव चेक फ्रॉम वाई, वाई से चेक रिसीव्ड हुआ तो हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ ट्रांजैक्शन देखो तो बैंक हमारा कौन सा एक अकाउंट आ रहा है इसके अंदर, बैंक हमारा कौन सा होता है, रियल, नॉमिनल की पर्सनल, मैम रियल। रियल भी हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में बाइफरकेट हो सकता है। अब आप लगाओ, रूल लगाओ, रूल लगाओ, पर्सनल का भी लगाकर देखो क्या हमने सही लिखा है। पर्सनल होता है डेबिट द रिसीवर और रियल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, दोनों के हिसाब से हमारा बैंक सही हो रहा है, डेबिट यस है ना, लग रहा है ना रूल बेसिक हमारा। नेक्स्ट, एक्स परचेजेस गुड्स फ्रॉम ए, ए क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल का क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो हो रही है हमारी एंट्री उसी हिसाब से, बोलो Yes, ma'am. बोलिए। और परचेजेस हमारा क्या होता है, एक्सपेंस कि क्या होता है, असेट, उस हिसाब से भी हमारी एंट्री हो रही है। तो हमने जितनी भी एंट्रीज करी, जाने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, हमने ये रूल्स हर जगह अप्लाई करे। अभी तो ये एंट्रीज बहुत सिंपल थी तो आपकी फटाफट आपने बता दी, हम ये नॉर्मली करते हुए आ रहे हैं, राइट। लेकिन आगे जाकर आपको अकाउंट्स में अभी या फाइनल में ऐसी ट्रांजैक्शन आएंगी जिनका आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। मैं सही बता रही हूँ, हमने भी रटा, लेकिन उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि अगर भैया हम ऐसे बाइफरकेट कर लेना और उसके बाद रूल लगा दें तो फटाफट एंट्री बन जाएगी। हमने ये गलती कर दी, आप लोग नहीं करना, नहीं रटना, समझना कि भैया कौन सा अकाउंट आ रहा है, कौन से हेड में जा रहा है, फटाफट मैं रूल लगाऊंगा, मैं एंट्री बना लूंगा, मैंने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अभी जो हमने करा, हमने दो तरह के अप्रोचेस देखी, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल जिसे हम पहले करते हुए आ रहे थे, तीनों अकाउंट्स, तीनों को हम बाइफरकेट करते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल में इनके रूल्स होते हैं। और मॉडर्न में हमने जैसे पहले इवेंट करा, हमारा एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, वो आपका मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अभी तक जो करा उसमें कोई भी डाउट? आगे बढ़े। Yes. अब आते हैं हम हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पे, हमारी कितनी तरह की अकाउंटिंग होती है। मैं सोच रही हूँ जितना ज्यादा हमारा फर्स्ट क्लास में थ्योरी हो जाए तो हमें बाद में फटाफट फिनिश कर लेंगे। अब होती है हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारी 4 या 5 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। पहली होती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारी ब्रांच होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। उसके अलावा हमारी अकाउंटिंग होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और लास्ट हमारी होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग।
ठीक है, अब इन वर्ड से ही इनके मीनिंग भी निकल आएंगे। पहला हम सबसे पहले इजी वाला देखते हैं, अपना एकदम लेफ्ट हैंड साइड वाला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हमारी कौन सी अकाउंटिंग हो गई? CSR वाली। आप सबने CSR वर्ड सुना है? व्हाट CSR इज? CSR क्या होता है भाई? किसी ने ये वर्ड सुना है कभी CSR? नो मैम। ऐसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी वर्ड सुना है? नो मैम। नहीं। किसी और ने? नो नहीं। No, ma'am. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जब इन्वायरमेंटल, ऑब्वियसली आप जब ऑपरेट कर रहे हो तो आप रिसोर्सेस को यूज कर रहे हो। हर ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई रिसोर्स यूज कर रही है, नेचुरल रिसोर्स यूज कर रही है या नहीं भी कर रही, तो आप कहीं पर भी अगर आप फैक्ट्री खोल रहे हो तो आप उस लैंड को यूज कर रहे हो, आपका नेचुरल रिसोर्स है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर आपकी कोई वीट या कुछ ऐसा लग रहा है तो भी आप नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहे हो। तो आप जब सोसाइटी से ले रहे हो तो आपको सोसाइटी को देना भी है, ठीक है। आप जब सोसाइटी से कुछ ले रहे हो तो आपको सोसाइटी को देना भी है। अब आप ध्यान कभी आप पढ़ना या गूगल करना कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, रिलायंस या कुछ, तो ये अगर किसी रिमोट एरिया में, विलेज में या कहीं पर भी कोई फैक्ट्री खोलती है तो साथ ही साथ उन फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल की फैसिलिटीज देती है या उनको रहने के लिए अच्छे अच्छे घर बना कर देती है। तो ये क्या करती है, अगर वो सोसाइटी से, उस गाँव का अगर कोई लैंड यूज कर रही है तो उस जब वो सोसाइटी से ले रही है तो सोसाइटी को इन रिटर्न क्या करती है, या तो स्कूल्स बना लेती है, या फिर रिलायंस में अभी रिलायंस नीता अंबानी भी एक ऐड करती है, अगर किसी ने देखा हो, उसके बीच में बहुत ऐड आने लग गई थी कि हम स्कूल्स खोल रहे हैं। आती थी टीवी पे, बहुत बड़ी सी ऐड आती थी, सचिन तेंदुलकर भी था उसके अंदर, कि वो बड़े बड़े स्कूल्स में बच्चों के आसपास बैठी हुई है और स्कूल्स चला रही है। किसी ने देखी कभी वो ऐड? नीता अंबानी की ऐड आती थी, अभी कोविड में आनी बंद हो गई है, उससे पहले आती थी बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में। उसके उसमें वो चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, हर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की एक सेपरेट चैरिटेबल ट्रस्ट होती है। वो उस चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू या तो ब्लाइंड्स या अंडर प्रिविलेज्ड इन बच्चों को पढ़ाने का या उनको खाना वाना देने का काम करती है, ठीक है। तो ये जो उनका काम होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस का, ये आता है उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, या CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कंपनीज एक्ट, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को रूल करती है, उसमें भी मैंडेटरी है कि अगर आप कुछ पैसा CSR में लगाओगे तभी आपको किसी चीज का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो CSR बीइंग अ मैंडेट थिंग, हम उसकी अकाउंटिंग अलग से करते हैं और उस पूरी फील्ड की अकाउंटिंग को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोला जाता है। तो व्हाटएवर यू आर टेकिंग फ्रॉम द सोसाइटी, आप जब उनको रिटर्न करते हो तो उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। और उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी अकाउंटिंग होती है वो होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है कि आप गूगल खोलोगे और गूगल पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा, रिलायंस, इन सब का देखना CSR एक्टिविटीज। क्या वर्ड मैं बोल रही हूँ? CSR एक्टिविटीज ऑफ रिलायंस या CSR एक्टिविटीज ऑफ टाटा, अंबानी, व्हाटएवर, ठीक है, टाटा, या CSR एक्टिविटीज, जो भी आपको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद आ रहा हो, उसमें CSR एक्टिविटीज लिखना, गूगल करना, आपके सामने लिखना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs आपके सामने आ जाएंगे। एक बार सर्च करना, ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सर्च करना, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी अकाउंटिंग होती है वो अकाउंटिंग जाती है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, ठीक है। तो ये होती है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रिलेटेड टू CSR, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एज द नेम सजेस्ट, जितनी भी आपकी एम्प्लॉइज, लेबर से रिलेटेड अकाउंटिंग होती है, जो भी अकाउंटिंग आपकी एम्प्लॉइज और लेबर से रिलेटेड होती है, ये भी बहुत बड़ी फील्ड होती है। लेबर लॉज होते हैं,
पीएफ, पीएसआई, बहुत सारी चीजें होती है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी अकाउंटिंग होती है वो आपकी जाती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपकी ब्रांच होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। whatever related to employees और लेबर और उससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो कहाँ जाती है आपकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट होती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आपको 11th या 12th का बिजनेस स्टडीज याद हो तो हमारी 3 तरह की मैनेजमेंट होती थी, टॉप, मिडिल एंड लोअर। याद है? यस मैम। है ना, ये तो याद होगा। Yes, ma'am. 3 टायर हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल एंड लोअर। टॉप डिसीजन मेकिंग करती है, मिडिल उन टॉप का फॉलो करती है और लोअर प्रॉपर उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है। यही होता है हमारा तीनों। तो इनसे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग होती है, डिसीजन मेकिंग एंड एवरीथिंग, वो आपकी कहाँ जाती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग होती है आपकी कॉस्ट से रिलेटेड। आप एक प्रोडक्ट बनाने में क्या कॉस्ट लगा रहे हो, उसमें क्या इनवर्ड्स हैं, क्या आउटवर्ड्स हैं, किस किस टाइप के चार्जेस हैं, आपको कितना लॉस, कितना प्रॉफिट, ये सारी चीजें जो एक प्रोडक्ट को उसके एमआरपी पे पहुंचाने में लगता है। हर एक प्रोडक्ट का आप एमआरपी देखते हो, लेकिन उस एमआरपी पे पहुंचने के लिए भी बहुत सारा काम होता है। कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो, उसको बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट आती है और उस कॉस्ट को निकाल के आपको एक यूनिट का एमआरपी निकाल कर देना। एमआरपी क्या होता है आपका? किसी भी चीज का कॉस्ट प्लस उसके अंदर उसका प्रॉफिट, यही होता है एमआरपी। आपकी कॉस्ट और प्रॉफिट इज योर एमआरपी। तो इस कॉस्ट पे जो पहुंचने की पूरी मेहनत है, इसके पीछे का पूरा जो प्रोसेस है, वो आपका कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, जितना भी प्रोसेस आपके उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में लाने के लिए जितनी पीछे आपको पता है, किसी भी फैक्ट्री का अगर आप पूरा प्रोसेस देखो तो एक आलू से आपके वेफर्स बनने का जो पूरा प्रोसेस है, उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है पर पैकेट बनाने में, और उस पर पैकेट की कॉस्ट बाय 10 और बाय 20। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी कहाँ पर की जाती है? कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, किसी भी चीज का एक पेन आपको 10 रुपए या 20 रुपए में मिल रहा है, तो उसके पीछे बाय 10 या बाय 20 उसमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, कौन सा प्लास्टिक यूज हो रहा है, रिफिल में कौन सी इंक जा रही है, और उसकी क्या क्या पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, ये सारा आपका कहाँ पर होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, उसके अलावा लास्ट जो हमारा ब्रांच होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, आपके उस प्रोसेस के बाद, कॉस्ट और मैनेजमेंट के प्रोसेस के बाद जो आप मेन अकाउंटिंग कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, बैलेंस शीट्स बना रहे हो, लेजर्स और एवरीथिंग, वो आपकी कहाँ आती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है, एम आई क्लियर विद दीज 5 टर्म्स, 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग? या किसी को किसी चीज में डाउट है? अब आप लोगों का होमवर्क क्या है मैं पूछूंगी। मैं भी बोलो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा बता दो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही मैं बोल रही हूँ। आज आप अभी इस क्लास के बाद सब अपने फोन पर CSR एक्टिविटीज ऑफ रिलायंस सर्च करना, सब लोग। आप सब से मैं कल पूछूंगी भैया रिलायंस क्या क्या CSR करता है, मैं भी आज खुद जाकर सर्च करूंगी। CSR होता है जो भी आपने सोसाइटी से लिया, इन रिटर्न आप देते हो। आप देखते हो बहुत सारी NGOs होती हैं, वो NGOs आपने ये भी देखा होगा, आमिर खान की भी एक NGO है, शाहरुख खान भी एक NGO चलाता है। तो वो क्या कर रहा है? वो सोसाइटी से ले रहा है और सोसाइटी को जब इन रिटर्न कुछ दे रहा है, ठीक है, उनकी बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज हैं, कहीं प्रोडक्शन करते हैं वो फिल्म्स की, उसके बाद उसमें पैसा कमाते हैं, और उन पैसा को अगर उनको किसी गुड कॉज में लगाते हैं तो वो होती है उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब आप उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अकाउंटिंग करते हो तो वो होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी NGO के थ्रू कुछ करती है, चाहे वो ब्लाइंड से रिलेटेड हो या आपकी अंडर प्रिविलेज्ड हो, एजुकेशन हो, आपकी क्लीनलीनेस हो,
कुछ भी हो सकता है वो CSR, एनीथिंग, बहुत सारी CSR एक्टिविटीज होती है जो आप सोच भी नहीं सकते कि हाँ ये CSR में होता है, और हमारे आसपास भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो आज आप लोगों का होमवर्क यही है कि भैया सब एक बार ही गूगल पे सर्च करेंगे कि CSR एक्टिविटीज ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, एनी वन बिग ऑर्गेनाइजेशन का सर्च करना और एक बार देखना कि वो क्या क्या काम करते हैं। अदर देन रिलायंस प्रोडक्ट सेल करने के या जियो देने के अलावा भी ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो सोसाइटी को इन रिटर्न कुछ देता है। आप उनके रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो आप इनको दूसरे हाथ से कुछ दोगे भी सही, तो वो जो दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। या अभी कोविड में भी आपने देखा होगा छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस निकल के बाहर आई, कोई बाहर खाना बांट रहा है, कोई पानी बांट रहा है, कोई फ्री मेडिसिन बांट रहा है। जो लोग रिक्शे वाले और ये सब अभी कमा नहीं पा रहे तो उनको दिन भर का खाना दे रहा है। ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस आई थी बाहर, तो ये जो वो कर रही है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। और अगर आप इसी की अकाउंटिंग कर दोगे तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हो जाएगी। ओके खुशी? ओके मैम। ठीक है, तो एक बार सर्च करना और मैं पूछूंगी। ओके ओके मैम। तो अभी जितना हमने करा, हमने आपकी अगर आप बुक देखोगे तो उसमें से हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं, पर अभी भी थोड़ी बची है हमारी। हमें कॉन्सेप्ट्स करने हैं अकाउंटिंग के, जितने हमारे 10-15 कॉन्सेप्ट्स हैं हमें वो कॉन्सेप्ट्स करने हैं और 2-3 डिफरेंशिएशंस करने हैं। ठीक है, एक डिफरेंशिएशन अभी हम फटाफट ओरली कर लेते हैं। एक वर्ड होता है हमारी अकाउंटिंग में बुक कीपिंग, एक हमारी टर्म होती है अकाउंटिंग। हमें इन दोनों के बीच का बाइफर्केशन या डिफरेंशिएशन करना है, डिस्टिंक्शन करना है। तो बुक कीपिंग क्या होती है, क्या कौन मुझे बताएगा? व्हाट इज बुक कीपिंग? मैम इट इज मैम बेसिस जहाँ पे भी हम अकाउंटिंग को अपने रिकॉर्ड करते हैं उसी को बुक कीपिंग बोलते हैं। ठीक, और आप क्या बोल रहे थे? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Basis of accounting, very good, short and crisp. Bookkeeping is the basis of accounting, it is the first step. Okay, तो हमारा बाइफर्केशन क्या हुआ? बुक कीपिंग हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, अकाउंटिंग उसके आगे हम जब लेकर जाते हैं। आप जर्नल के बाद जब भी क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग इज बुक कीपिंग। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है रिकॉर्डिंग, वो क्या है? आपका बुक कीपिंग। और जब आप उसमें आगे जाके क्लासिफाई एंड समराइज करते हो और उसका रिजल्ट वगैरह निकालते हो तो वो आपकी कौन से में आ जाती है? अकाउंटिंग। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कौन सा वाला फॉर्म आपका स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चल जाएगा? बुक कीपिंग की अकाउंटिंग? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग इज फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड अकाउंटिंग इज फॉर स्मॉल एंड लार्ज बोथ। ठीक है, अब बुक कीपिंग के ऊपर क्या कोई लॉ लगता है? यस, नो। बुक कीपिंग आप किसी भी लीगल कंप्लायंस या उसके ऊपर कोई भी स्टैट्यूट नहीं लगता। स्टैट्यूट में नया वर्ड यूज कर रही हूँ, जब हम कल बाइफर्केशन लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करके समझेंगे व्हाट स्टैट्यूट इज। ठीक है, तो बुक कीपिंग के ऊपर कोई आपका लॉ कुछ नहीं लगता और अकाउंटिंग के ऊपर आपका लॉ भी लगता है और आपके सारे स्टैट्यूट्स की कंप्लायंस भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या बुक कीपिंग हम एंड यूजर्स को दे सकते हैं? क्या बुक कीपिंग एंड यूजर्स के लिए होती है? नो मैम। और अकाउंटिंग, क्या अकाउंटिंग होती है बुक उसके लिए, एंड यूजर्स के लिए? यस मैम। तो बुक कीपिंग हम कभी भी एंड यूजर्स को नहीं देते हैं, एंड यूजर्स के लिए यूजफुल ही नहीं होती है ना। और अकाउंटिंग हमारे हमेशा एंड यूजर्स के लिए ही हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, उसके अलावा और क्या डिफरेंशिएशन हो सकता है? बुक कीपिंग बेसिस होता है, अकाउंटिंग उसके आगे का प्रोसेस होता है। बुक कीपिंग पे कोई लीगल कंप्लायंस नहीं होता, अकाउंटिंग में सारे कंप्लायंसेस हो जाते हैं। बुक कीपिंग हम यूजर्स को नहीं दे सकते, अकाउंटिंग हम यूजर्स को देते हैं। उसके अलावा एनीथिंग? Accounting is a language of business. सॉरी, इस पर स्मॉल बिजनेस और स्मॉल एंड लार्ज बोथ द बिजनेस। उसके अलावा यही, चलो इसके अलावा हम देख लेंगे और भी। अभी हमने 4-5 डिफरेंशिएशंस ओरली कर लिए और इसमें हमारा एक नया वर्ड आया है एंड यूजर्स।
तो नेक्स्ट क्लास में आपने एकदम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आना है, कहीं से नहीं पढ़ना, ठीक है। जस्ट एक बार सोचना कि हमारे अकाउंटिंग की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या जो भी हमारे रिपोर्ट्स है वो हम किन किन को देंगे और वो उसका क्या यूज करेंगे, ठीक है। जस्ट नॉर्मली बैठ के आराम से जब फ्री हो 5-10 मिनट तो एक बार ही सोचना कि अकाउंटिंग की जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो हम किस किस को देते हैं या किस किस की यूज में आती हैं और वो उसका क्या करते हैं, ठीक है, किस पर्पस के लिए वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। तो अब आपके 2 होमवर्क है, एक तो CSR एक्टिविटी ढूंढनी है आपने और दूसरे आपने एंड यूजर्स ढूंढने और उनके लिए क्या क्या यूजफुल होता है वो देखना है, ठीक है। ओके ओके मैम। ओके हाउस द क्लास फिनिश करते हैं इसको यहीं पर ही, उसका कंसेप्ट्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाउस द क्लास यस नाइस।